हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो अभी जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो हम 13 पार्ट करेंगे, जिसमें हम SSCGL 2024 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मेरा नाम विशाल है और यहाँ पर क्या हमने प्रीवियसली 12 वीडियो बना चुके हैं और 12 पार्ट के अंदर हमने क्या किए, ईच हर वीडियो के अंदर हमने क्या किया, 25-25 क्वेश्चन करिए। अब देखो, इस वीडियो में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर हिंदी मीडियम से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रखे हैं। ठीक है, तो बस आपको काम कुछ नहीं करना, आपको बस मेरी तरफ से यही काम है कि आप बस जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियो डालूँ, जैसे हर शाम को 6 बजे अपलोड होती है, जैसे ये भी अभी 6 बजे अपलोड हो रही है, तो इस वीडियो के आगे आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगा आपको पहले दिख जाएगा, ताकि आप किसी भी देर में आपको मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो। और मेरा ये कहना है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसको फटाफट देख लो, क्योंकि ये देखो टाइम है नहीं हमारे पास और हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी हालत में। तो क्रैक करने के लिए क्या है, आपको अगर वीडियो लग रहा है मैं धीरे समझा रहा हूँ तो आप इसको 2x में देख लो, बट देख लो। अब देखो, एक और चैनल है, मतलब टेलीग्राम का मेरे पास पेज है, तो टेलीग्राम का पेज वीके स्क्वायर SSC है। आप वहाँ जाके भी जा सकते हो, ताकि इसकी जो क्लास की PDF है ना, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, और आज ही हो जाएगी शेयर। जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद में हम यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं, मैं कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 एंड एक्स की पावर 1/3 माइनस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, तो हमको एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है। तो देखो, दोनों इक्वेशन में पहले लिखूंगा यहाँ पर। तो पहले इक्वेशन आएगी एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। दूसरा दिया हुआ एक्स की पावर 1/3 और माइनस के अंदर वाई की पावर 1/3 और 2। देखो, दो तरह से इसके सॉल्यूशन होते हैं, या तो मैं देखो इसका दोनों का स्क्वायर करके एक्स की पावर 2/3 और वाई की पावर 2/3 की वैल्यू निकालूं, या मैं इसी को दो लीनियर इक्वेशन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करूँ। जैसे मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ते थे कि एक्स प्लस वाई कुछ वैल्यू आती थी और एक्स माइनस वाई कुछ वैल्यू आती थी, तो इन दोनों से यूज़ करके एक्स की और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो यही चीज़ हम यहाँ निकाल देंगे। तो जब निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को प्लस कर देंगे, प्लस करने से वाई की पावर 1/3 दोनों कट जाएगा LHS में, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 1/3, दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन माइनस करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को, ताकि हमको क्या पड़ेगा कि एक्स की पावर 1/3 दोनों कट जाएगा और वाई हमारे पास पॉजिटिव में 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू वॉट। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो यहाँ से वाई की पावर 1/3 कितना आ जाएगा 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 4 × 2, जिसका मतलब कितना होता है 8। अब मुझे यह निकालना है एक्स इंटू वाई निकालना है, तो मुझे एक्स इंटू वाई करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पर क्यूब करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की पावर 3/3 1 हो जाएगा, वाई की पावर 3/3 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, और 8 की पावर क्यूब कितना होता है 512। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी। तो ये सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा ईजी, इससे ईजी तरीका देखो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखो, तो सेकंड क्वेश्चन देखो कहता है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, फिर बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर 3 की पावर एक्स दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 है, 9 की पावर 15 है, तो इसको हमें 3 में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 की पावर कितनी होती है 2 होती है, और 2 × 15 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर 27, 3 की पावर 3 होती है 27। तो जब 3 यहाँ लिखूंगा तो 3 की पावर 3, 3 6 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर देखो 3 की पावर क्या होता है, ये 81 3 होता है, तो 3 × 16 कितना हो जाएगा 48 बस। तो अब यहाँ पे क्या है, LHS में मुझे सबको एक साथ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर x प्लस 30 प्लस 18 इज इक्वल टू वॉट, 3 की पावर 48, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में देखो 16 को मैं अगर, अच्छा यहाँ पर 4 रैंक्स होगा ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो 81 है 3 की पावर 4 होती है, तो मैं 4 को 64 से करूँगा तो यहाँ 60, मतलब 4 को 16 से करूँगा 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 64, यहाँ पर x प्लस 3, तो दोनों बराबर करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 48 इज इक्वल टू वॉट 64। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 में से 48 माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो 14 में से ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 16। 16 इज द करेक्ट आंसर, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 किससे होता है, मतलब 3 की पावर 4 होती है, क्योंकि 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास 81, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये हमको लाइन ग्राफ के अंदर दिया हुआ है और लिखा हुआ है लाइन ग्राफ कंटेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। हमें पता क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस दी हुई A1 A2 A3 इन सब की कॉस्ट प्राइस दी हुई, ठीक है। हमको पता करना है सभी 5 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, मतलब एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द 5 आर्टिकल्स।
तो ये सबका औसत या एवरेज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ इतने 5, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 200, 400, 350, 150 और 450, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 15, ऊपर एक आ जाएगा, तो 336, 6 + 4 10, ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करना किससे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 310, क्या 310 हमको ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे फोर्थ की। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्पीड वाला क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट है, और रिलेटिव वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कि जूलिया और सोमा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से लेट से जे और यहाँ पर एस है, ठीक है, फिर एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इमेजिन करो जे हमारे पास इस तरफ जा रही है और एस मतलब इस तरफ, मतलब जूलिया इधर जा रही है और सोमा इधर जा रही है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि जूलिया वॉक्स 4 किलोमीटर फास्टर देन सोमा, मतलब सोमा लेट से, सोमा की जो स्पीड है हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर, और जूलिया की जो स्पीड है हमारे पास वो है x + 4 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारे पास लिखा हुआ है, जूलिया की स्पीड ज़्यादा है। अभी बोल रहा है कि आफ्टर 4 आवर्स दे आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब 4 घंटे के बाद 40 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जब दो स्पीड दी हुई होती है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड का क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडिशन करेंगे, और फिर बाद में इन दोनों के बीच की दूरी वो लिखेंगे और उसका समय लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समय दिया हुआ है, दूरी दी हुई, तो क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ एक्स की, यस। तो अगर यहाँ पर स्पीड एक्स है एस की, और यहाँ पर मतलब सोमा की और जूलिया की, तो इन दोनों की स्पीड का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, मतलब x + 4, तो ये कितनी स्पीड हो जाएगी, 2x + 4, तो 2x + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर्स, और अपॉन कितना टाइम कितना लगा, 4, तो ये हो गया 10। तो इसका मतलब 2x + 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहाँ से मैं क्या x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस, तो यहाँ पर देखो 4 माइनस करूंगा 6 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो सोमा है उसकी जो स्पीड है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर, और जो जूलिया हो जाएगी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं पे दिख रहा है कि देखो जूलिया की 7 किलोमीटर पर आवर और सोमा की 3 किलोमीटर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन था रिलेटिव के स्पीड के ऊपर था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि मुझे वो फॉर्मूला याद है, मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि नहीं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको सोचना था, हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो मेंस्ट्रुएशन से फॉर्मूला है, एक राइट पिरामिड है जिसका वॉल्यूम है 1280 सेंटीमीटर क्यूब, इस फॉर्म ऑन द स्क्वायर बेस ऑफ साइड 16। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। अब 1280 के आयतन का एक दाया पिरामिड 16 सेंटीमीटर के वर्ग आधार पर बनता है। पिरामिड की कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्षेत्रफल पता करना मतलब एरिया पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट के बिना नहीं कर सकता। देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैं अगर पिरामिड बना हुआ और हमारे पास ये पिरामिड दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, चौकोर वाला, तो ये देखो यहाँ पर मैंने बना दिया, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। अब देखो पिरामिड के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से यहाँ पर लाइन जा रही है, इस पॉइंट से यहाँ लाइन जा रही है, इस पॉइंट से यहाँ लाइन जा रही है, और इस पॉइंट से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, पिरामिड। इसका देखो मैं खुद बना देता हूँ हाथ से। इधर से ये पॉइंट है, यहाँ से इसमें जा रहा है, यहाँ से इसमें जा रहा है, और इसमें जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पिरामिड होता है। अब देखो पिरामिड का जब हम वॉल्यूम देखते हैं, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या बोलते हैं, आयतन। तो देखो आयतन क्या होता है हमारे पास, जब भी वॉल्यूम बात करते हैं तो 1/3, और यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट, ये इसका हमेशा वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1280। ठीक है, 1/3। अब हमको देखो क्या दिया हुआ है, ऑन स्क्वायर बेस साइड। अब साइड हमको कितनी दी हुई, नीचे, मतलब नीचे कितनी साइड दी हुई, 16। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, ये तो 16 × 16 कितना होता है हमारे पास, देखो 256। ठीक है, यहाँ पर हाइट, हमको हाइट नहीं दी हुई, हमको यहाँ पर हाइट पता कर लेते हैं। तो देखो हाइट जब पता करूंगा तो क्या ये 3 से कट रहा है, देख लेते, 7 और 6 हमारे पास 13, तो इससे नहीं कट रहा, बट तो भी कोशिश करते हैं। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1280 अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और 256। अब देखो जो चीज़ कट रही है उसको काटने की कोशिश कर लो, ऊपर वाला 4 से कटेगा तो 320 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो 24 आएगा 6 टाइम, और ये 4 टाइम, फिर से कटेगा 80, ये हमारे पास आ जाएगा 16, फिर 16 ये हो गया। ठीक है, फिर 16 कैसे कटता है, यस, ये 5 टाइम कटता है। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब मेरे पास हाइट आ गई 15 सेंटीमीटर, तो हमको पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया मतलब एक तो ये वाला त्रिभुज, ये A B C D,
और ई, मतलब ए बी सी वाला त्रिभुज, फिर ए सी डी वाला त्रिभुज, फिर ए ई डी वाला त्रिभुज और ए ई बी, मतलब ये दो चारों त्रिभुज हमारे पास जो ट्राइंगल होंगे ये चारों हमारे पास सेम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रफली इमेजिन करूँ, ये लो, ये मैंने रफली यहाँ पर इमेजिन कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो हाइट हमने कितनी निकाली है, कि मतलब इसकी हाइट हमने निकाल दी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करेंगे हमें, बट ये जो हाइट हमने निकाली ना, ये हाइट देखो एक्चुअल में ये वाली हाइट निकाली हमने, ये अब ये हाइट निकाली है, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए लेंथ, इसको क्या बोलेंगे हम, स्लेंट हाइट। क्योंकि स्लेंट हाइट मिलेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। तो मुझे ये एल निकालना है, तो एल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये पूरा हमारे पास 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास हाइट हमने कितनी निकाली, 15। तो क्या मैं यहाँ पर ये एल, मतलब जो हाइट है इसकी, मतलब किसकी, मतलब ट्राइंगल की या त्रिभुज की मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो हाइपोटेनस के हिसाब से लगूंगा, तो देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का स्क्वायर होता है 24, मतलब 64, दोनों को ऐड करूंगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 289, 289 देखो किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जो स्लेंट हाइट हो जाएगी इसकी, मतलब जो ये टेढ़ी वाली तिरछी, ये हो जाएगी 17। अब 17 हो जाएगी, इसका मतलब हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये जो त्रिभुज की जो हाइट कितनी हो जाएगी, 17। अब नीचे इसका बेस कितना है, 16, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि एक का मतलब निकाल दूंगा एरिया, ठीक है। मैं एक का अगर एरिया निकाल दूंगा, क्षेत्रफल, तो उसको क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे चारों त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। तो देखो एक का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास, 16, हाइट है 17, इसको यहाँ से करेंगे 8। अब 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो हम यहाँ करेंगे 136। तो 136 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, एक त्रिभुज का एरिया हो गया। अब मुझे पता है कि 4 त्रिभुज है, कितने हैं, 4 त्रिभुज। तो 4 त्रिभुज मतलब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 जा हमारे पास 24, 4 3 जा 12, 4 और 4 1 जा 4, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आप क्या है, 544 सेंटीमीटर। देखो एक एग्जाम मतलब क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, बट क्या होता है हमारे एग्जाम में क्या होगा, आपको ऑप्शन में 544 भी देंगे, तो आप क्या करोगे, फटाफट जाके 544 आंसर दे दोगे। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है टोटल सर्फेस एरिया, तो हमने जो निकाला ना ये लेटरल सर्फेस एरिया, मतलब आस मतलब साइड वाला हमने निकाला है। हमने अभी नीचे वाला भी निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाला क्या है हमारा, 16 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर कितना है, 256। इनको ऐड कर दो, जीरो ऊपर 1, जीरो ऊपर 1, यहाँ पर आ जाएगा देखो 8। तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो इसका आंसर सी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम वाला, याद रखो। उसके बाद में ये जो डायग्राम अगर नहीं बनाया आपने, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होती है कि आपको कुछ कुछ जगह डायग्राम बनाने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 6th क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा क्या गया, एक तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया हुआ है विथ पी क्यू पी आर का रेशियो दिया हुआ है। तो देखो पहले पी क्यू आर में ट्राइंगल बना देते हैं। सो लेट से मैंने ये ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका पी क्यू आर, फिर बोला है कि अ सर्कल गोज थ्रू वर्टेक्स आर, ठीक है। आर के वर्टेक्स एक सर्कल जाता है, टचेस द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू। तो पी क्यू का मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ से इसके वर्टेक्स आर पे निकाल के एक सर्कल में बनाया है। तो सर्कल बना देते हैं। तो ये लेते हैं, लेट से ये हमने बनाया एक सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे टच कर रहा है। और ये जो पॉइंट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट, लेट से दिस इज पॉइंट लाइक टी। अब लिखा हुआ एन इंटरसेक्ट द लाइन पी आर एट एम। अब पी आर को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एम पे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर एम, ओके। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इफ एम आर इज इक्वल टू वॉट 39 सेंटीमीटर, मतलब एम आर की वैल्यू कितनी है, 39 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो हमको पी क्यू की वैल्यू पता करनी है इस पूरे की। अब देखो हमारे पास पी क्यू बाई पी आर की जो रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद आता है कि जब हम यहाँ पर ये सर्कल के अंदर जब बाहर का हम ऐसा पढ़ते थे, तो ये पी टी और एस बोलते थे, तो हमारे पास क्या होता था, ये लेट से कि क्यू, ठीक है, हम ऐसा पढ़ते थे। तो यहाँ पर जैसे ये पी क्यू होता था ना, इसका स्क्वायर हमारे पास पी टी मल्टीप्लाई बाय पी सी पी एस इसके बराबर होता था। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर देखो पी टी का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पी एम मल्टीप्लाई बाई पी आर, ठीक है। अब देखो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। अब पी एम तो यहाँ मैं लिख दूंगा, तो पी टी का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, देखो पी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो पी क्यू अपॉन पी आर हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जो पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 25, 25 नहीं कह सकता मैं, अभी अभी सिर्फ कहता हूँ मैं 5 है, मतलब पी क्यू की वैल्यू 5 है।
और ये जो पॉइंट टच कर रहा है टी, जो पी टी बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये पी टी क्या है हमारे पास 5 का आधा है। तो हमारे पास जो पी टी हो जाएगा, पी टी हो जाएगा कितना 5/2 एक्स। एक्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी रेशियो पता नहीं है इसका, मुझे क्या रेशियो पता नहीं। तो इसका मतलब पी टी का 5/2 एक्स है, तो हमारे पास ये कितना आएगा 25/4 का इसको मतलब स्क्वायर होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पीएम, अब पीएम की बात करेंगे तो पीएम का क्या होगा। अब देखो पीएम को मैं पीएम ही रखूंगा, पीएम का मुझे कोई रिलेशन पता नहीं है। पर इसके साथ में पीआर का रिलेशन यहाँ से पता चल रहा है कि 4x है, तो ये 4x लिख दूंगा। अब देखो यहाँ से x कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पीएम है ना, अब पीएम का क्या करना हमको, यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, ये यहाँ पर पीएम की वैल्यू आ जाएगी कि 25/16x, ये हमारे पास क्या आ गई पीएम की वैल्यू। अब पीएम की अगर ये वैल्यू आ जाएगी तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी आर की बारे में बात करेंगे। तो पी आर के अंदर देखो क्या आएगा है कि पी आर इज इक्वल टू वॉट, मतलब पी आर इज इक्वल टू वॉट, पी एम प्लस एम आर। अब मुझे एम आर दिया हुआ है और यहाँ से मैं पी एम निकाल सकता हूँ, यस। तो पी एम इज इक्वल टू वॉट, पी आर माइनस एम आर। अब देखो पी आर कितना है हमारे पास, पी आर हमारे पास दिया हुआ 4x, ठीक है, जिसमें से एम आर मुझे माइनस करना है। एम आर कितना दिया हुआ हमारे पास 39, तो ये मुझको 39 दिया हुआ है। अब आगे, और हमने पीएम की वैल्यू भी क्या निकाली, 25/16x ये निकाली। अब क्या इस इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो निकालते हैं अब इसको वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर देखो 16 मैं मल्टीप्लाई अभी, चलो मल्टीप्लाई नहीं करता अभी मैं, करना तो पड़ेगा। देखो 25x और ये 16, जब चलो मैं सबको 39 को इधर लेके जाता हूँ और उधर लेके चला जाता हूँ 25/16 को। तो 14 6 64x माइनस 25x/16, दिस इज इक्वल टू, देखो आर एच इसमें क्या हो जाएगा, देखो 25 में से ये 9 और यहाँ आ जाएगा 5 में से 3, 39/16, ठीक है, इंटू एक्स। क्या 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब x की वैल्यू 16 आ गई तो हमको पूछा क्या क्वेश्चन के पी क्यू की वैल्यू क्या है। तो क्या पी क्यू का 5x दिया होता तो 60 को मैं अगर 16 को 5x से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 5x, तो 5 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन दिया हुआ है यस, तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद ही सारा खेल, मतलब जितना खेल है इसके बाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 7th। तो 7th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो फ्रस्टम के बारे में पूछा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको नहीं कर पाओगे। देखो हमको यहाँ पर दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो पहला हमको याद होना चाहिए कि हमारे पास दे दिया क्या गया, पहले ये देखते हैं कि फ्रस्टम हैज़ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 280π208। तो मतलब हमको यहाँ पर कर्व सरफेस का एरिया फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बाद में हमको पूछा क्या गया कि देखो रेडियस दोनों दी हुई है, हमको पूछा हुआ है कि इसकी वर्टिकल हाइट क्या होगी। तो देखो हमको वर्टिकल हाइट का स्लेंट हाइट से जो रिलेशन वो पता करना चाहिए, बिकॉज जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसका, फ्रस्टम का, वो हमारे पास पाई इंटू दोनों की रेडियस का सम और मल्टीप्लाई बाय स्लेंट हाइट। मतलब स्लेंट हाइट कौन सी होती है, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, अगर हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो आप कन्फ्यूजन मत करो। ये हमारे पास होता है फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम को अगर हिंदी में बोले तो चित्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्रक। तो चित्रक का क्या है, रखिए पृष्ठफल हमारे पास 208 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके आधार और शीर्ष की त्रिज्या क्रमांक 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो तो शतक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब इसके हमारे पास फ्रस्टम हाइट कितनी हो जाएगी। तो हमको पहले तो पता करना है ये, हमको ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं एस, इसकी होता है कि R1, इसकी हो जाएगी हमारे पास R2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू पता कर दूं तो मैं यहाँ पर एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, ये जो एस होता है ना, ये एस हमेशा रूट के अंदर दोनों का एडिशन, मतलब दोनों का डिफरेंस, सॉरी, उसका होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले तो मुझे ये चीज़ दी हुई, यहाँ से मुझे एस निकल जाएगा, मतलब स्लैंट हाइट मिल जाएगी। फिर स्लैंट हाइट से क्या करूँगा मैं, यहाँ पर रेडियस मुझे दी हुई और हाइट मैं पता कर दूँगा। तो कर्व सरफेस एरिया का निकालूंगा तो पाए इंटू R1 प्लस R2, मतलब कितना 10 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। फिर बाद में एस हमको यहाँ पता करना है, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 208π, ये पाई से पाई कैंसिल, ये एस इक्वल टू वॉट 208/16। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो देखो करके देखते हैं, 4 से करता हूँ तो 5 टाइम 2 टाइम ये आएगा, 4 टाइम 4 से करूँगा तो 1 3। तो हमारे पास जो स्लैंट हाइट हो जाएगी वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब स्लैंट हाइट अगर 13 सेंटीमीटर है तो 13 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर R1 R2 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ 169 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा प्लस एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 169 में से मैं यहाँ पर 16 माइनस करूँगा, तो जब माइनस करूँगा तो यहाँ 5 आएगा, या 5 आएगा, यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो एक बार वापस चेक कर लेते, अच्छा 5 नहीं, यहाँ 3 आएगा,
तो 153 आ जाएगा। अब यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू अगर एच 153 आ गई तो मुझे यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 153। तो ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। बिल्कुल ईजी इसलिए था कि अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, दोनों नोट्स में उतार सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की बात कर, तो देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। नाउ व्हाट इज द, देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, फिर इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है बेस का 78/4/7। हमको पता करनी हाइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ बेस। और यहाँ पर हाइट है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, वी। अब देखो अगर हिंदी में देखूँ तो एक बेलन का आयतन दिया हुआ हमारे पास कितना 1650 मीटर क्यूब, जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है 78/4/7 मीटर स्क्वायर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको यहाँ पर हाइट पता करनी है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम यहाँ क्या लिख दूंगा 1650। हमको बेस का एरिया कितना दिया हुआ है 78/4/7 इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 70 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 56 7 समझा 49, 49 में 5 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44। 44 के अंदर मैं 4 प्लस करूंगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 450। तो 450 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा या 550, सॉरी ये देखो 7 समझा 49, हाँ 550 54 हो जाएगा ना। तो 550 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7, ये आ जाएगा हाइट। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे तो 1650 इंटू 7 अपॉन में 550। अभी 0 0 कट रहा है और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 5 से काटूंगा 11 से, तो यहाँ 1 और 5 आएगा, ये आएगा 3 टाइम, हमारे पास आ जाएगी 21, कितना आ जाएगा मीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 21 मीटर। क्या 21 मीटर ऑप्शन दिया हुआ है, यस। अब देखो जानबूझ के 2.1 भी दिया हो तो 2.1 भी आप जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से शांति से करना क्वेश्चन जो भी दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 34, 60, 75। तो यहाँ पर देखो मैं सबका अलग अलग नहीं करूँ, मैं सबका एलसीएम निकाल दूंगा और उसका कॉमन लगा के मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इस सबका जब एलसीएम करेंगे तो 20, 28, 34, 60, 75। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो देखो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 5 से, 5 4 जा 20, 28 आएगा, 34 34 आएगा, यहाँ पर 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, यहाँ पर 1 टाइम आएगा और ये 5 टाइम आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 से क्या कट रहा है, कुछ 3 से भी कट रहा है। तो पहले मैं 7 से काट लेता हूँ, देखो 4, ये 4 और ये तो 34 रहेगा ही रहेगा, 12 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो 4 से काट 4 से नहीं 2 से काट लेता हूँ, तो 2 2 17, यहाँ पर 6, यहाँ 15। अब मैं 3 से भी कर लेता हूँ तो 2 2 17, दिस इज 2 और दिस इज लाइक 5, ओके। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो 1 1 17, 1 और 5, तो 17 5 का कितना हो जाएगा हमारे पास। फिर बाद में 3 2 जा 6, फिर 2 7 जा 14 और इंटू 5। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब आंसर वही होगा। तो देखो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 17 को 5 से करूँगा तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि 18 को अगर मैं 5 से करूँ तो हमारे पास कितना आ जाता है 90 आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 85, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं 6 को 30 करूँगा और यहाँ पर आएगा 14, ठीक है। तो 85 इंटू 3 को करेंगे यहाँ पर तो 3 12 और या 42, मतलब अब हमका इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं कर देता हूँ कि 42 को मैं मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाकी बाद में 0 लगा दूंगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 21, तब यहाँ पर 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 33, ठीक है। 0 7 5 3, पीछे एक और 0 लगाना पड़ेगा हमको, तो 3 5 7 00 हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, यस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना, इसे कॉमन लगा के हमारे पास नंबर मिले उसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना। ये थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए धीरे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी सी एंड बी डी सी फ्रॉम फॉर्म अ लीनियर पे, ठीक है। हमको देखो रिलेशन दिया हुआ है ए बी के अंदर 2a माइनस बी इज इक्वल टू 30, देन बी इज इक्वल टू वॉट, मतलब संग्रह आकृति में ए डी सी और ए बी डी सी रेखीय युग्म बनाते हैं, ठीक है। यदि 2a माइनस बी का जो मान हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है तो b का मान क्या ज्ञात होगा। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, जब यहाँ बात करते हैं कि b और a की जो वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आएगी, ठीक है। दूसरी बात हमको क्या दिया है, इसको मैं ऐसा करके लिख देता हूँ कि a प्लस बी की जो वैल्यू करेंगे तो 180 आएगी, और हमको दूसरी इक्वेशन दी हुई है कि 2a माइनस बी की वैल्यू 30 है। तो क्या इन दोनों को यूज़ करके मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस।
तो मुझे बी की वैल्यू ही निकालनी है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ पर 2b आ जाएगा और यह आ जाएगा 360। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ जब माइनस करूंगा तो ये 2a कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वॉट 3b आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 30 में माइनस करूंगा तो माइनस का 330 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यस, 110। तो 110 डिग्री हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो लाइन दी हुई होती है उस लाइन पे हमारे पास टोटल जो एंगल होता है ऊपर की तरफ ये 180 होता है, नीचे भी 180 होता है। तो ऊपर 180 होगा तो ए और बी की वैल्यू दोनों मिला के 180 होगी, और ए बी का और हमको रिलेशन या जो भी संबंध हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10वां नंबर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 11वां। हमको पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शनल टू 18 एंड 72, या हिंदी में देखो 18 और 72 का तृतीयानुपाती। मतलब तृतीयानुपाती का मतलब ये चीज़ होती है कि थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, मतलब जैसे हम यहाँ पर ए बी सी जब भी इसकी बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको थर्ड पूछ रहा है, मतलब सी की वैल्यू पूछा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी, तो मतलब ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का स्क्वायर मतलब 72 इंटू 72 अपॉन में हमको क्या करना 18। अब देखो यहाँ पर जब करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर लेट से मैं इसको 6 से कर लूँ, ठीक है, तो 6 वन जा 6, ये 12 आ जाएगा, 3 टाइम, ये आ जाएगा 4 टाइम। तो एक्चुअली में 4 टाइम था। अब 4 को हमको 72 से मल्टीप्लाई करना, 4 टू जा 8, ये आ जाएगा 28। तो 288 हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन कितना अच्छा दिया हुआ है, 288, 488, 388, 588। तो आजू बाजू वाला आंसर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 12th क्वेश्चन। ये मिक्सचर्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, इन 42 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस। मतलब 42 लीटर का हमारे पास टोटल मिक्सचर है जिसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 9:5। ठीक है, टू मेक द सॉल्यूशन 45 लीटर्स, मतलब हमको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा 45 लीटर, हमको बनाना है 45 लीटर। 3 मोर लीटर्स वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, मतलब हमको जो वाटर है ना ये प्लस करेंगे कितना, 3 लीटर। ठीक है, तो न्यू हमारे पास रेशियो का था, सिंपल क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नहीं है। यहाँ से मुझे पता करना पड़ेगा कि मिल्क कितना लीटर है और वाटर कितना लीटर है। तो 9 और 5 को दोनों को मैं प्लस करूँगा तो हमारे पास क्या था 14x। 14x की वैल्यू दी हुई 42, और 14x की वैल्यू 42 दी हुई, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 3 जा, तो मतलब 3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ से मिल्क हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 9 3 जा आएगा 27 लीटर, और वाटर कितना हो जाएगा, पानी हमारे पास, पानी 3 5 जा 15 लीटर। अब यहाँ पर जब मैं रेशियो करूँगा मतलब 27/15। अब ये बोल रहा है कि 15 लीटर के अंदर मैं अगर 3 लीटर यहाँ पर ऐड कर दूंगा पानी, मतलब नीचे, तो हमारे पास रेशियो क्या बनेगा, तो 27/18 आएगा। अब इसका रेशियो जब करेंगे तो ये 9/6 आ जाएगा, और करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। क्या 3/2 ऑप्शन दिया हुआ, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको रेशियो किसका पूछा है, मिल्क इज टू वाटर पूछा है, तो यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर है। हम क्या करते हैं, कभी क्वेश्चन में क्या होता है वाटर इज टू मिल्क दे देते हैं, तो इसका उल्टा हमको पूछ लेंगे और हम यहाँ पर 3:2 डाल के आ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछा उस पर डिपेंड करता है। 12th क्वेश्चन भी ईजी था। तो नेक्स्ट बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स एंड cot x -45 इज इक्वल टू 1045 - y। अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या करना है हमको कि अगर साइन y की वैल्यू cos के x के बराबर है, तो अगर मैं इसको cos में चेंज करूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि cos, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 में से y माइनस करके लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से 90 - y इज इक्वल टू वॉट, x हो जाएगा, क्योंकि cos cos बराबर हो जाता है, तो x की वैल्यू 90 - y हो जाएगी। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब पहले हमारे पास x प्लस वाई की इक्वेशन आ गई। दूसरी बात करेंगे इस वाली इक्वेशन की। तो देखो कॉट को जब 10 में चेंज कर देते तो हम क्या करते, वही सेम चीज़ करते हैं, 90 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी यही करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ ऊपर लिख दो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉट है ना, तो ये मैं कॉट लिख दिया यहाँ पर x -45 डिग्री है। अब मुझे 10 को कॉट में चेंज करना है, तो यहाँ पर कॉट करूँगा तो यहाँ पर 90 - 45 - y हो जाएगा। तो यहाँ पर x -45 हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 - 45, और यहाँ प्लस कर देता हूँ y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, और यहाँ पर x - y की वैल्यू कितनी आएगी, 90। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके क्या मैं x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दोनों का जब ऐड करेंगे तो 180, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 90। अब x की वैल्यू 90 है तो x प्लस y की वैल्यू 90 है, तो उसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो क्या 90 और 0 हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 14 क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड दिस मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। जब दो ट्रेन अलग अलग ट्रैक में चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, या तो ऐसे या ऐसे, हमको उससे मतलब नहीं है कि एक दूसरे की तरफ आ रही है या एक दूसरे की अपोजिट जा रही है, मतलब अपोजिट ही चल रही है। तो जब भी ऐसा लिखा होता है रिलेटिव स्पीड में, तो दोनों की स्पीड का क्या होता है? सम होता है। और इन दोनों के बीच में दूरी हमको पता करनी होती है कितनी होती है। तो देखो दूरी क्या होगा, इन दोनों की जो लेंथ होगी, इन दोनों की लेंथ को सम कर दो। तो यहाँ पर इन दोनों की स्पीड का एडिशन कितना? 72 प्लस 54, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो रिलेटिव स्पीड, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो 6, ये आ जाएगा हमारे पास 12, तो 126 आ जाएगा। अब ये देखो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। पर हमारे पास जो लेंथ मतलब जो डिस्टेंस होगी वो मीटर में दी हुई, तो मैं क्या करूँगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो इसको 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 5/18 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये करेंगे हमारे पास, चलो 3 से कर लेता हूँ, 6 टाइम करूँगा, या मैं 6 से ही डिवाइड कर लेता हूँ ना, तो 3 टाइम आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास स्पीड हो जाएगी 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पर हमको स्पीड दी 35, डिस्टेंस हमारे पास देखो 180 प्लस 160, और हमारे पास टाइम। अब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 160 करेंगे तो ये आएगा 4, और ये आ जाएगा 3/35। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? देखो यहाँ पर हमारे पास 35। तो देखो डेफिनेटली हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पॉइंटर में आंसर आएगा। अब 35/34, 340/35 आया, इसको मैं पहले 5 से कर लेता हूँ। तो ये आएगा नीचे देखो 7 बार आएगा, ऊपर आएगा 68। अब 68 को मैं डिवाइड करूँगा तो देखो मैं करता हूँ 7 को 9 से करूँगा, 63, ठीक है, 63 आ जाएगा 9 टाइम। फिर 63 करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, पॉइंट में 50, और 50 से जो नीचे आएगा हमारे पास 7 टाइम आएगा। तो 9.7 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 9.7 सेकंड कहीं दिया हुआ है, यस। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट दिए हुए हैं कि 9.5 भी दिया हुआ, 9.8 भी दिया हुआ, 9 सेकंड भी दिया हुआ, 9.7 भी दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि 9.7 करके मैं चेप दूंगा, 9.8 करके आंसर लगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। 15 क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा ट्राइंगल ABCD एंड DEF, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं एंड द टू ट्राइंगल्स आर, हमको पता करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर है, या कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है बट दोनों ही नहीं है, ये हमको पता करना है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट मतलब वो चीज़ बिल्कुल बराबर, इक्वल। और सिमिलर मतलब कि जिसके एंगल हमारे पास बराबर दिख रहे हैं और जिसकी साइड्स का जो रेशियो है हमारे पास बराबर आ रहा है। तो देखो हिंदी में पढ़े तो त्रिभुज ABC और DEF में ये हमारे पास दिया हुआ है, और दोनों त्रिभुज क्या क्या होंगे हमको ये यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पता करते हैं। तो हिंदी में बताऊँ मैं ट्रांसलेट कर, तो कॉन्ग्रेंट को सर्वागसम बोलते हैं और सिमिलर को बोलते हैं सर्वस्वरूप, या सर्वस्वरूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका डायग्राम दोनों बना देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर बना दिया ABC, और ये बना दिया मैंने यहाँ पर क्या, DEF, ठीक है। तो मैं नाम ले देता हूँ ABCDEF। अब देखो कौन कौन से एंगल बराबर, देखो B का एंगल E के बराबर है, ये B का E के बराबर, ठीक है, इसको 1 और 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि F का C के बराबर है, तो F का मतलब 2 और 2 इसके बराबर, ठीक है। और लिखा हुआ AB इज इक्वल टू वॉट 3 टाइम्स ऑफ DE, मतलब AB की जो वैल्यू है 3 गुना है, मतलब AB की वैल्यू लेट से अगर X है तो DE की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ X, ठीक है, ओके। तो टू ट्राइंगल्स आर, देखो इस ट्राइंगल से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? एकदम इक्वल। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल। बट जैसे यहाँ पर साइड का हमको रेशियो क्या दे दिया, X:3 में दे दिया है, मतलब 1:3 दे दिया है, मतलब ये वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों साइड बराबर नहीं है, बट एंगल तो बराबर है ना। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर, तो ये एंगल डेफिनेटली बराबर होगा, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समस्वरूप, मतलब सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट नहीं होगा बट सिमिलर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन बात करते हैं। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 177। अब कॉन्जिक्यूटिव के नंबर का मतलब आप क्या समझते हो? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक आने वाला, ठीक है। हमको पूछा गया है द मीन ऑफ द दीज 3 नंबर्स इज दिस। अब देखो मुझे यहाँ पर कुछ वो ऐसा नहीं कि जैसे अब लोग बैठ जाओ पढ़ना पड़े कि x+1 करो, फिर x+2 करो, फिर सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करके हमारे पास कोई वैल्यू निकालो। मुझे ये करना ही नहीं है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा, मुझे ये थोड़ी पूछा है कि नंबर्स निकालो, मुझे क्वेश्चन पूछा है कि इन सब का मीन बताओ। तो अगर तीन सम का मतलब तीनों नंबर का सम हमारे पास 177 दिया हुआ है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा 177, ठीक है। 177 इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पर
इंटू नहीं, इसको सीधा से डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि मुझे सम तो दे दिया ना। जब भी हम किसी का मीन निकालते हैं, मीन मतलब क्या होता है यहाँ पर एवरेज, माध्य मतलब क्या होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सब संख्याओं का मतलब एडिशन, मतलब सबका नंबर का एडिशन, और उसको क्या करना है, डिवाइड करना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मुझे पता है 3 दिए हुए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उनका सम दिया हुआ है, तो मुझे फालतू की दिमाग लगाना, मुझे इसको डिवाइड कर देना बस। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 5 टाइम आएगा और 9 टाइम 59, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा था, आपका टाइम खराब करने के लिए क्वेश्चन को दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 17 क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ फैमिली अर्न्स ₹75,000 आउट ऑफ विच 10% इज सेव्ड and 30% of the remaining expenditure is incurred on education, while 30,375 is spent on health and the remaining amount is spent on food. What is the percentage of the food expenditure to total income? एक परिवार है 75,000 रुपये कमाता है, ठीक है, जिसमें से 10% बच्चा लिया जाता है, मतलब 10%। इमेजिन करो, लेट से ये 100x है, मुझे पता है 100x की वैल्यू 75,000 दी गई, ठीक है। इसके अंदर ये 10% हमारे पास बचा लेता है, प्लस में लिख देता हूँ। और हमारे पास खर्चा कितना करता है ये, 90% का खर्चा करता है, माइनस कर दिया मतलब खर्चा करता है 90% का ये। फिर लिखा हुआ है कि शेष व्यय के 30%, मतलब 30% ऑफ द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे पास 90% एक्सपेंडिचर खर्चा है, इसके अंदर 30% खर्चा कहाँ पर जाता है हमारे पास, जो 30% खर्चा है हमारे पास जाता है एजुकेशन में। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, देखो 30% ऑफ 90% ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स हमारे पास क्या है, ये एक्स है 75,000, ठीक है। ये हमारे पास किस में जाता है, एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई के अंदर। फिर वाइल 30,375, मतलब अब यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पूरी वैल्यू दे दी कितना, 30,375 हमारे पास किस पे जाता है, हेल्थ पे जाता है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे पास किस पे स्पेंड होता है, फूड पे। और जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास कितना बचेगा, वो मुझे पता नहीं कितना परसेंटेज होगा। हमको ये पता करना है कि परसेंटेज बताओ फूड एक्सपेंडिचर का टोटल इनकम से, तो मुझे फूड वाला पहले पता करना पड़ेगा, फूड वाला कितना है, ठीक है। तो ये पता कैसे करेंगे, जब मुझे इसकी वैल्यू दी हुई, इसकी जो वैल्यू मैं निकाल दूंगा, इन दोनों को ऐड करके जो 90% होगा 75,000 का, उसमें से माइनस करूंगा, वो वैल्यू हमको यहाँ पर फूड की आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले निकालते हैं हम यहाँ पर इसकी एजुकेशन का खर्चा निकाल देते हैं। तो एजुकेशन खर्चा कितना आएगा, तो 30/100 इंटू 90/100 कितना, एक्स 75,000। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 इससे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर 750 को 27 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 35, ये 49 में आएगा 52, ये आएगा देखो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 150, ठीक है। 0,520 ये, तो 20,250 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, एजुकेशन पे खर्चा आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, एजुकेशन में। और हेल्थ पे खर्चा कितना है, 30,000, तो इसको दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 30,750, ठीक है। प्लस करेंगे तो 5,2,605, तो टोटल हमारे पास खर्चा अभी देखो किसका, एजुकेशन का हेल्थ का मिला के कितना हो गया हमारे पास, 50,000। देखो वापिस एक बार चेक कर लेते, गलती तो नहीं करी अपने, कोई गलती नहीं है, देखो सही है। तो देखो मतलब एजुकेशन का और हेल्थ का खर्चा कितना, 50,625। अब मुझे पूछा है फूड का कितना होगा, तो फूड का कब होगा कि मैं एक्सपेंडिचर में से, टोटल में से इसको 50,625 माइनस कर दूं। तो एक्सपेंडिचर कितना 90% है, तो 75,000 का 90% निकाल देंगे, ये 2 0 कट जाएगा, 2 0 9 5 45, 9 7 हमारे पास रह जाएगा कितना, 63 67 आ जाएगा। अब ये 67 5 0 किसका हो जाएगा, टोटल खर्चा, उसमें से मुझे हेल्थ का और एजुकेशन का निकाल दूंगा, तो हमारे पास फूड का आ जाएगा। तो फूड, इन दोनों का एडिशन मैंने कर दिया, तो 50,625, ये जब करूँगा 5 7 8 6 1, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, फूड। तो यहाँ पर फूड का कितना आ गया, 16,875। अब ये हमारे पास ये आ गया, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम। तो फूड एक्सपेंडिचर मतलब हमारे पास कितना है, 16,850, टोटल हमारे पास कितनी इनकम है, 7,500, मतलब 75,000 इंटू हमारे पास 100, ये चीज़ निकालनी है। अब इसका तो सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ होगा, तो करके देख लेते हैं, हमको करना ही पड़ेगा। 3 टाइम 3 टाइम 7 टाइम 5 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा देखो 1 टाइम, और ये 5 0, वापस करेंगे और हम करेंगे तो ये आएगा 3 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 7 5, और करेंगे ये आएगा 6 टाइम, ये आएगा 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम। अब 6 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा डायरेक्टली, तो पहले करूँगा 6 2 12, फिर 115 आएगा, फिर से अब 2 टाइम करूँगा, फिर पॉइंट मतलब 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 0 लग जाएगा, तो हमारे पास 5 आएगा, 22.5 हमारे पास परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें, बस ज़्यादा दिमाग मतलब लगाना पड़ेगा दिमाग, नो डाउट। 18 क्वेश्चन करते हैं।
ए एंड बी डू वर्क टुगेदर फॉर ₹300, ठीक है। ओके, ए हमारे पास काम करता अकेला 8 दिन में, बी हमारे पास 12 दिन में काम करता, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इट इन 4 days, मतलब ए बी प्लस सी तीनों मिलके हमारे पास 4 दिन में काम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं क्या सी की निकाल सकता हूँ वैल्यू? यस, सी का मैं शेयर निकाल सकता हूँ, तो निकाल के देखते हैं। अब यहाँ से इन सबका कॉमन 12 ही लिखता हूँ, 12 नहीं लिखता हूँ, 24 लूँगा। 24 का आ जाएगा 3 टाइम, ये 2 टाइम, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल में 6 टाइम। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो क्या मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, ए प्लस बी माइनस करूँगा किसमें? इसमें, तो इन दोनों प्लस करूँगा 5, 5 में से इसको माइनस कर दूंगा 6, और 24/6 मतलब 1 करूँगा, तो हमारे पास सी 24 दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन सबके रेशियो निकालने। तो यहाँ पर सी का जो रेशियो आएगा हमारे पास 1, तो ए का आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1, मतलब ये हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया इनकी रेशियो क्या दिख रहा है ये। तो इनसे मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि x मतलब कितना है। मतलब देखो यहाँ पर 3x है, ये 2x है, ये x है, मतलब 3x प्लस 2x खर्चा हमारे पास 300 रुपये दे रहा है, क्योंकि ए और बी का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो 5x इज इक्वल टू वॉट? 300। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो मतलब जो हमारे पास ए जो काम कर रहा है उसको जो पैसा मिल रहा है 180, और बी को पैसा मिल रहा है 120। तो अगर मैं यहाँ पर सी का वैल्यू निकालूँ तो सी को हमको पैसा मिल रहा है 60 रुपये, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली? यहाँ पर 60 वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और देखो यहाँ पर 60 नहीं आएगी। देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन ये समझाया हुआ है कि ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 300 रुपये काम मिलेंगे उनको, बट यहाँ पर सी भी काम करेगा। तो मुझे सी का ऐसा लिखा अलग से नहीं लिखा होगा कि सी का भी इंक्लूड होगा, तो सी का इंक्लूडेड ही होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास 3+2+x भी होगा, तो इनकी वैल्यू 300 दी हुई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300/6, जिसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो इसको तो 150 रुपये मिल रहा है, इसको मिल रहा है 100 रुपया, तो इसको कितना मिलेगा? 50 रुपया। तो इसका आंसर 50 होगा। अब देखो 60 जानबूझ के कन्फ्यूजन में दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन करते हैं। अब 19 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मोड पूछा हुआ है, इन डेटा का मोड क्या होता है? मोड का मतलब ये होता है कि जैसे बहुलक बोलते हैं हम इसको हिंदी में, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने टाइम, जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है जो भी डिजिट, वो कौन सी रिपीट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब वापस दोहरा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? मोड। तो जैसे यहाँ पर हम देखते पहले हमको क्या करना पड़ता है इसको, मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, वो तो चलो मीडियन की बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको, बस यही चेक करना है सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है। तो जब मैं 2 की बात करूँगा तो 1 2, 2 बार ही हो रहा है 2, तो 2 बार ही हो रहा है। जब मैं 3 की बात करूँ, 3 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। 5 एक बार ही हो रहा है। 15 की बात करते हैं, 15 1 2 3 4, तो 15 4 बार रिपीट हो रहा है। फिर बात करेंगे 20 की, तो 20 तो एक बार तो करना ही नहीं। 21 भी एक बार तो कर रहा ही नहीं। 23 हमारे पास देखो कितनी बार हो रहा है? 23 हो रहा है 1 2, और 25 भी हो रहा है 2 बार। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये, बस ये मोड का मतलब होना चाहिए। मोड क्या होता है, बोल का मतलब क्या होता है। 20वां क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर स्टैटिक्स का क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं ऊपर वीडियो दे दूंगा, या मैंने 11th क्लास 12th क्लास की स्टैटिक्स की क्वेश्चन डाले हैं, वहाँ पर इसको और अच्छी तरह से बताया कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ एफ विच ए बी इज द डायमीटर। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करिए, ऑफ विच जिसमें ए बी हमारे पास डायक्लर है, मतलब हमारे पास ये केस बनाया हुआ सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये मैंने बनाया मतलब क्या बोला? डायमीटर। इस डायमीटर को मैंने बोला ए बी, ठीक है। अब इस पर बोल रहा है कि यहाँ पर इसने ए बी सी डी हमारे पास एक इसने क्या बनाया हुआ है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया मतलब इसके अपोजिट साइड्स और सब उनको बता दूंगा अब क्या है। तो डायगोनल ए सी, ये ए सी और ये डी हो जाएगा, ए सी और ए डी इंटरसेक्ट एट ई, ठीक है। हमको लिखा हुआ है कि डी बी सी, डी बी सी मतलब डी बी सी मतलब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी दी हुई है? 52। तो डी बी सी की वैल्यू 52 दी हुई है। हमको ए ई डी की वैल्यू पता करनी, ए ई डी मतलब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर जब हमारे पास साइक्लिक दिया हुआ होता है तो हमारे पास ये दिमाग में याद होना चाहिए कि जो एक सर्कल के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये मैंने अगर डायगोनल मतलब डायमीटर बनाया है, तो अगर यहाँ से मैंने लाइन निकाली, यहाँ से कोई भी लाइन बनाई, तो इसके बीच में हमेशा एंगल क्या हो जाएगा? 90 होगा। तो इसका मतलब ये जो ए डी और डी भी बना हुआ है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90। ये ए सी और सी भी बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 90। अब अगर ये 90 है, ये 52 है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो इसका अपोजिट इक्वल हो जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 90 + 52 प्लस हमारे पास हो जाएगा एक्स, दिस इज इक्वल टू वॉट? 180। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में से माइनस करूंगा कितना? 2, और ये आ जाएगा 142।
तो 142 करूँगा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। अब अगर एक्स की वैल्यू 38 आ जाएगी मतलब इसकी वैल्यू 138 है, तो इसका उल्टा ही तो होता है हमारे पास कौन सा, AED, मतलब CEB बराबर होगा किसके, DEA या AEB के। तो हमारे पास AED भी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था 20। आपको बस ये जानना चाहिए साइक्लिक के बारे में क्या बोल रहे हैं और डायमीटर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आई थिंक कौन सा नंबर क्वेश्चन नहीं, 21st क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट एट टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, चीटिंग करता है। ही वेस्ट 20% मोर ऑफ इट्स टाइम, मोर एट टाइम ऑफ बाइंग एंड 10% लेट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। मतलब कि अगर इमेजिन करो कि यहाँ पर 100 ग्राम का कोई आइटम है, तो ये जब खरीदता है तो इसको 120 में खरीदता है 100 का। तो मतलब 120 क्या हो गया हमारे पास, लेट से मार्क प्राइस होगी। और जब इसको बेचता है तो 10% लेस में बेचता है। तो 10% लेस में बेचना मतलब इसने मतलब पैसा कितना लग, तो पैसे की बात नहीं करनी, 10% कम में बेचता मतलब 100 ग्राम का 10% कम में बेचता है 9 ग्राम। ठीक है, अभी ये मुझे ग्राम की बात नहीं करनी। तो ये चीज़ समझ में आई, 100 ग्राम की चीज़ है, जब वो खरीदता है तो 20% एक्स्ट्रा, मतलब 100 ग्राम का 120 ग्राम खरीद लेगा। और जब बेचेगा तो 100 ग्राम का मतलब बोल के 90 ग्राम ही बेचेगा। तो मुझे पता करना है कि इसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट मुझे साफ साफ दिख रहा है कितना हुआ है। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर चेक करूँ, तो ये जो 120 है हमारे पास, इसमें से मैं 90 माइनस करूंगा, क्योंकि इसने खरीदा तो इतना, उसके पास जेब में कितना 120 आया भाई। शॉपकीपर तो बोल रहा है कि 100 ग्राम, बट इसने 20 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, 20% एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसकी जेब में कितना है 120 ग्राम। और इसने बेचा कितना 90 ग्राम। तो 90 माइनस कर दूंगा और हमारे पास अपॉन भी क्या लगाएंगे 90। अब इंटू 100 कर दो, कितना निकल रहा है देखो यहाँ पर, जब 1200 नहीं 120 में से जब 90 माइनस करो कितना आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 300, मतलब 30 आ जाएगा अपॉन में 90 इंटू 100। ये जीरो जीरो काटेंगे, ये आएगा 1/3, तो 33.33, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 22वां करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू 2 दी हुई है, ऑफ 2x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8 इन ए। तो हमको ए बी की वैल्यू, तो सिंपल सा चीज़ है, दोनों में वैल्यू पुट करो। तो 2x है, x की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पर आ गया। b की वैल्यू दी हुई इसने, b के साथ में y, तो 2b लगा दूंगा इज इक्वल टू 8। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2 हमारे पास 6, तो b की वैल्यू आ गई 3। सेकेंड इक्वेशन में a इंटू एक्स मतलब a माइनस 3 इंटू वाई मतलब 3 टू जा 6 इज इक्वल टू वट 4। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 और 3 हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। इतना जल्दी क्वेश्चन हो गया। 23rd की बात करेंगे तो 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं आया था क्वेश्चन, तब आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। आनंद इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी इन द बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, मतलब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 8% पर एनम। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 5 ईयर्स, मतलब अमाउंट्स टू रुपीज इतना हमारे पास हो जाएगा कितने 5 सालों में। तो टाइम हमारे पास कितना हो गया 5 साल। ठीक है, वाइल इट अमाउंट्स टू 2064। ठीक है, ये हमारे पास कितना 5 साल में, और 2064 हो जाएगा हमारे पास कितना 9 साल में। ठीक है, तो बस इन चीज़ से क्या करना, मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। तो देखो पहले लिखा हुआ है कि 16,000 मतलब 1680 हमारे पास कितना जो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया और हमारे पास 5 साल है। दूसरा दिया हुआ है 2064 हमारे पास पी इंटू रेट परसेंट हमारे पास 9 साल का। तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ डेफिनेटली। तो अगर पी की वैल्यू निकालें तो पूछा तो हमको क्या है इन्वेस्ट मतलब कितना बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है। तो देखो मैं यहीं से निकाल देता हूँ प्रिंसिपल की वैल्यू। देखो 1608 है। ठीक है, अब इस 1608 के अंदर यहाँ पर पी हमारे पास पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है और 5 साल का दिया हुआ है। तो 1608 इंटू 100 अपॉन में 8 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 8 को तो 210, ये करेंगे हमारे पास 20। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो पी की वैल्यू देखो ये आएगी 0 0, 2 1 2, 2 4। अब ये 4200 हमारे पास जो पी की वैल्यू आई है, पी की वैल्यू एक्चुअल में नहीं है। अब कैसे नहीं है ये हमको यहाँ पर चीज़ पता करनी पड़ेगी, क्यों ऐसा है, रीज़न है। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जब लगाया ना तो हमारे पास ये 1680 क्या दिया हुआ, हमारे पास अमाउंट दिया हुआ, हमको ये इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट हमको यहाँ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 4 साल का डिफरेंस हो जाएगा, तो जो 4 साल का डिफरेंस आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो जब 2064 में से 1680 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ पी इंटू आर परसेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 384, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू पी इंटू आर, आर हमारे पास कितना 8/100। तो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब पी की वैल्यू निकालेंगे तो 384 इंटू
100 अपॉन में 4 इंटू 8, तो यहाँ जब 4 से करूँगा तो हमारे पास आएगा 96, 96 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ 8 से करूँगा तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। तो हमारे पास 1200 वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। बस तो यही चीज़ हमारे यहाँ पर निकालनी थी और ये हमने चीज़ निकाल दी। तो 1200 इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन करते हैं। ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन 90 माइनस ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पहले बात करते हैं इसकी। तो साइन स्क्वायर 39, और जब साइन स्क्वायर के 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस के अंदर कॉस स्क्वायर 39, ठीक है, अपॉन के अंदर कॉस स्क्वायर 35, ठीक है, प्लस के अंदर कॉस के 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास साइन में आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर 35, ठीक है, प्लस के अंदर 3 टाइम्स ऑफ 10 25 और 10 65, तो ये आ जाएगा देखो 10 25, और यहाँ आ जाएगा कॉट 90 माइनस 10 90 माइनस 25 जब मैं करूँगा तो अब देखो यहाँ पर ये पहले वाली वैल्यू तो ऊपर 1 हो जाएगी, नीचे 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 3 टाइम्स ऑफ 10 25, और ये जब 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉट 25। तो ये 10 और कॉट दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 + 1 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करना है, बस कॉन्सेप्ट क्या बात है, सिंपल सा चीज़ है, फॉर्मूला याद करना, 90 माइनस थीटा हमारे पास चेंज हो जाता है। अब हमारे पास आज का जो सेशन का है लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, विच इज़ व्हाट 25th क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ पाई चार्ट में, यंग पीपल का सर्वे दिया हुआ कितने % लोग मतलब फेवरेट है उनके गेम्स। इफ टोटल ऑफ 4980 पीपल आर सर्वेड, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए, मतलब 100x की वैल्यू कितनी होगी, 4980। अब देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। अब ये सब हमारे पास जो 30 डिग्री ये जो मतलब दिए हुए परसेंटेज हमारे पास, ये सब हमारे पास अब सेंट्रल एंगल में दिया, हमको किस में दिए हुए, हमको सबको परसेंटेज में दिया, तो सेंट्रल एंगल में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल में कैसे चेंज करेंगे, जब भी परसेंटेज होगा उसको परसेंटेज निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 360 डिग्री से, ठीक है। तो हमको पूछा इसका सेंट्रल एंगल प्रोड्यूस बाय सेक्टर फुटबॉल। अब फुटबॉल के देखो पहले कितना परसेंटेज है, तो 30%, और टोटल परसेंट कितना हो गया 100, ठीक है। 100 इंटू हमारे पास 360 करना है, तो करके देखते हैं। ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, तो 3 को मैं इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 6 18, 3 9 और 10, तो 108 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुझे यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे बस ये पता करना है ये फॉर्मूला, मतलब जब भी देखो एंगल में चेंज करना परसेंटेज से, तो उसका परसेंटेज निकाल दो पहले, जैसे 30% तो 30/100 कर दो, उसको 360 एंगल डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पर हमने वीडियो कंप्लीट कर लिए, और ये पार्ट 13 था, इसमें हमने 25 क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लिए। आपको कुछ नहीं करना है कि ये पीडीएफ में अप्लाई मतलब अवेलेबल करा दूंगा, और मैं ही स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखो, ऐसा नहीं 2-3 मिनट देख के आप दूसरी जगह चले जाओ, मतलब नहीं है। और देखो सीरियस बनना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 14th पार्ट करेंगे। और देखो डेडिकेटेड वीडियो मैंने एक टाइम और वर्क वाली डाली हुई, टाइम स्पीड वाली डाली हुई, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू।